तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन डी। हमें जो बड़ा ही कॉमन है, सबकी नॉलेज में भी है कि विटामिन डी हमें कैसे मिलता है हमारी बॉडी को। सबसे पहला तो ऑब्वियसली डाइट एंड द फूड, एंड सेकेंडली जो बड़ा ही कॉमन सब एवरीवन हैज नॉलेज अबाउट दैट कि सनलाइट एक्सपोजर से हमें विटामिन डी मिलता है और उससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज विटामिन डी? विटामिन डी इज नथिंग बट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। लास्ट वीडियोस में भी हमने बात की थी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट एक हमारा उसमें आता है विटामिन, और उसमें भी विटामिन डी। विटामिन दो तरह के होते हैं, वाटर सोलुबल एंड द फैट सोलुबल। तो आज हम बात करेंगे विटामिन डी, जो कि एक फैट सोलुबल विटामिन है। फैट सोलुबल से हमारा मतलब क्या है? फैट सोलुबल से हमारा मतलब है अगर हम डाइट में फैट्स ऐड किया हुआ है, हमने फैट्स का भी हम कंजप्शन कर रहे हैं, तो जो हम डाइट में विटामिन डी ले रहे हैं तो वो इजीली उस फैट में सोलुबल होगा और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। और जहाँ पे भी फिर वो फैट या फैटी एसिड्स लास्ट में जाके बॉडी में सेटल डाउन होने हैं, वहाँ पे जाके वो स्टोर हमारा विटामिन डी का भी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कॉमन है जो विटामिन डी हम जो सनलाइट्स के थ्रू भी हमें बना पाते हैं विटामिन डी, वो है हमारे अंडर द स्किन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो इसकी बात करते हैं कि सबसे पहले सन आया, सन ने सनलाइट हमें मिली, बेसिकली यूवी रेज। उसने क्या किया, जो हमारे स्किन के अंदर में ऑलरेडी जो हमने डाइट से खाया हुआ है या कुछ भी हमारी बॉडी में बना है, तो वो है 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। ये एक प्रिकर्सर है विटामिन डी के लिए। इसी से ही विटामिन डी हमारा आगे टर्न आउट होगा। जब यूवी रेज का एक्सपोजर होता है या सनलाइट हमें मिलती है, तो जो हमारी स्किन के अंदर में 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, वो कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है विटामिन डी बनने के लिए। तो जब वो ये फॉर्म हो जाता है, जब यूवी रेज उस पे आती है, वो क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कराती है ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर हमारा ये कंपोजिट या मटेरियल ब्लड के अंदर आता है। उसके बाद क्या होता है, तब तक आप इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, 7-हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। तो जो हमारा ब्लड के अंदर जो फिर वो घुल के आएगा, वो होगा हमारा विटामिन D3। विटामिन डी के पार्ट्स होते हैं, मल्टीपल ऑफ पार्ट्स होते हैं, उनमें से जो मेन पार्ट हम बात कर रहे हैं विटामिन D3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, कोलीकैल्सिफेरॉल। हमारे ब्लड के अंदर जो फ्लोट कर रहा है वो है विटामिन D3, उसको हम बोलते हैं कोलीकैल्सिफेरॉल। ब्लड से वो जाता है, एंट्री लेता है लीवर के अंदर, और वहां पे ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, कोलीकैल्सिफेरॉल किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, वो होता है कन्वर्ट हमारा 25-हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। इसके आगे ये एडअप हो जाता है 25-हाइड्रोक्सी। ये एडअप किस वजह से हो पाता है लीवर के अंदर जाके, क्योंकि लीवर के अंदर हमारा प्रेजेंट है हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। ये हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम क्या करता है, जो हमारा कोलीकैल्सिफेरॉल है ब्लड के अंदर जो लीवर में एंट्री कर रहा है, इस एंजाइम की मदद से ये बन जाता है 25-हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। ओके, तो इसको हम एक कॉमन वर्ड हमारा यूज आता है, इसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ये लीवर के अंदर जो हमारा बन जाता है, फिर लीवर के बाद दोबारा से वो सिस्टम में एंट्री लेता है, उसके बाद वो किडनी तक पहुंचता है। तो किडनी के अंदर हमारा ऑलरेडी एक एंजाइम प्रेजेंट है 1-अल्फा-हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करेगा, ये एंजाइम क्या करता है, अब इसमें एडअप कराता है एक हाइड्रोजन आयन, तो वो बनता है हमारा 125-हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। तो किडनी पे जाता है, 1-अल्फा-हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम मिलता है और वहां से वो कन्वर्ट हो जाता है फिर 125-हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं कैल्सीट्रायोल। अब सारा काम इसका,
कैल्सिट्रायोल का सारा काम है। आगे जो फर्दर हमारे बोन स्ट्रेंथ में काम होना है, जो भी काम होना है वो इसकी वजह से होना है। व्हाट इज कॉल कैल्सिट्रायोल? आप एक बार इस पे फोकस कर लीजिए, पूरे बोर्ड पे एक बार देख लीजिए अच्छे से। अब हम अच्छा एक बार हमारी मिस हो गई है हाइड्रोक्सिलेन 25 हाइड्रोक्सिलेन, दिस इज 25 हाइड्रोक्सिलेन, दैट्स व्हाई ये 25 हाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है जो कि 125 हाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल बना रहा है, जिसका निक नेम है या फिर हम कॉमनली उसको बोलते हैं कैल्सिट्रायोल। अब कैल्सिट्रायोल के हमारा क्या काम है, मैं इस पे अगर आप लोगों को दिख पा रहा हूँ कोल्डर में, कैल्सिट्रायोल हमारा कराता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कराएगा बॉडी के अंदर, और एक फॉस्फेट लेवल्स को, इन दोनों को ये इंक्रीज कराएगा। विद द हेल्प ऑफ कैल्सिट्रायोल आवर सीरम कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम एंड द फॉस्फेट विल इंक्रीज, दैट विल अल्टीमेटली गो टू द बोन्स एंड स्ट्रेंथन द बोन्स। अब ये किसके थ्रू कराता है ये एब्जॉर्प्शन? ऐसा तो है नहीं कैल्सिट्रायोल है तो इंक्रीज हो गया, कैसे हुआ? वो किसके थ्रू कराता है? वो थ्रू GIT एब्जॉर्प्शन। हम जो भी डाइट ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अगर उसके अंदर विटामिन डी प्रेजेंट है तो कैल्सिट्रायोल क्या करेगा, हमारे उस अगर उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, सपोज टू भी हम मिल्क ले रहे हैं रो या फिर एग्स खा रहे हैं, कुछ भी हम डाइट ले रहे हैं, उसके अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट है, तो GIT एब्जॉर्प्शन के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कराएगा विद द हेल्प ऑफ कैल्सिट्रायोल। दूसरा रीनल रीएब्जॉर्प्शन, इन केस हमारे यूरिन में पास आउट हो रहा है यूरिन और फॉस्फेट, तो वो क्या करेगा, रीनल को उसको सिग्नल देगा कि उसको रीएब्जॉर्ब किया जाए, बॉडी के अंदर दोबारा से एब्जॉर्ब किया जाए कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल, ताकि कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल हमारे इंक्रीज हो सके। ओके, तो दो मेन है कि ये ऐसे वो कराएगा। थर्डली इसने इंक्रीज करा दिया, दैट्स ओके, लेकिन जो थर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी काम जो होता है कैल्सिट्रायोल का, वो होता है ओस्टियो क्लास्ट एक्टिविटी को इंक्रीज करना। लेकिन अब व्हाट इज ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी? ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इज नथिंग बट बोन्स को वीकन करना, लेम लैंग्वेज में बोले बोन्स को वीकन करना, बोन्स के अंदर से कैल्शियम और फॉस्फेट को लेवल को तोड़ना, उसके सेल्स को तोड़ना और उसको कमजोर बनाना, दैट इज ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। लेकिन अब आप लोग सोचेंगे कि अगर कैल्सिट्रायोल एक तरफ तो कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है ताकि बोन स्ट्रेंथन हो सके, साथ के साथ ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, तो फिर वो तो कैसे कैसे मजबूती देगा? वो ऐसे मजबूती देगा जो कि जो एक्टिविटी है, जो ये ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, ये बड़ी मिनिमल है, बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द कैल्शियम एंड द फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन। जो ये एब्जॉर्प्शन होती है हमारी डाइट से या रीनल रीएब्जॉर्प्शन से, वो इतनी ज्यादा होती है कि हमारी बोन्स काफी मजबूत हो जाती हैं। उसमें अगर थोड़ा बहुत ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी फिर देखने को मिलती है तो उससे इतना इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रेंथ मिल गई है हमें कैल्शियम और फॉस्फेट से। तो ये हो गया कैल्सिट्रायोल का काम। अब इसके साथ ही हम एक बात करते हैं, ये मैं रब कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया हमारा, ये एंजाइम्स मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं एंजाइम्स के बारे में। अब हम साथ में बात करते हैं, ये तो कि बॉडी ने हमारे रीएब्जॉर्प्शन करा दिया, एब्जॉर्प्शन करा दी बॉडी के अंदर से, लेकिन वो डायरेक्टली कैल्सिट्रायोल ने काम किया। अभी हमारे पास पीपल बोलेंगे कि हमारे प्लांट बेस्ड हम कैसे विटामिन डी ले सकते हैं या एनिमल बेस्ड डाइट से हम कैसे ले सकते हैं। तो एनिमल बेस्ड डाइट का मैं आपको बता दूं, ये एनिमल बेस्ड अगर हम डाइट कुछ लेते हैं, तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, फिश और लीवर। अगर फिश और लीवर कोई कंज्यूम करता है तो वो क्या, उससे क्या एब्जॉर्ब करेगा, बॉडी के अंदर क्या एब्जॉर्ब होगा फिश खाने से और लीवर खाने से? वो सीधा डायरेक्टली एब्जॉर्ब होगा हमारा विटामिन D3, बड़ा ही रो फॉर्म कोलीकैल्सिफेरॉल डायरेक्टली एब्जॉर्ब होगा एनिमल डाइट लेने से। तो हम कैल्सिट्रायोल हमारा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। पहले अगर हम फिश खा रहे हैं, लीवर खा रहे हैं, तो किस चीज में हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा कोलीकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 ब्लड लेवल के अंदर।
तो वो एनिमल डाइट से हो गया। इन केस हम प्लांट डाइट लेते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, प्लांट बेस्ड डाइट अगर हम ले रहे हैं, इसके अंदर एग्जांपल काफी ज्यादा एग्जांपल होते हैं, बस एक बेसिकली जो मेन एग्जांपल है वो मशरूम है। अगर हम मशरूम कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे किस चीज के लेवल को इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली वो 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरोल को इंक्रीज करेगा, मतलब कैल्सीफेडायोल को इंक्रीज करेगा, जो मशरूम खाने से एब्जॉर्प्शन होगा या फिर हमें जो डायरेक्टली कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा ये कैल्सीफेडायोल 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरोल। फिर वो बाद में बॉडी के अंदर इस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके बाद वो दोबारा किडनी में जाएगा, कैल्सीट्रायल में कन्वर्ट होगा और कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को इंक्रीज करेगा। अगर हम एनिमल बेस्ड डाइट ले रहे हैं तो काफी अपर स्टेप से हमें एब्जॉर्प्शन मिलेगी और ये सारा प्रोसीजर रिपीट होगा। अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट से बढ़ा रहे हैं अपना विटामिन डी तो यहाँ से वो स्टार्ट होगा और फिर यहाँ से इस प्रोग्रेस में जाएगा और कैल्शियम लास्टली एब्जॉर्ब होगा। अल्टीमेटली बनना सबको कैल्सीट्रायोल ही है एट द एंड जाके, और कैल्सीट्रायोल हेल्प करेगा कैल्शियम और फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन में। ये सब विटामिन डी की मैं बात कर रहा हूँ कि विटामिन डी किसमें है, लीवर में है, मशरूम में है, तो वो इस स्टेप पे एंटर करेगा। एनिमल बेस्ड डाइट से इस स्टेप पे एंटर करेगा। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप और लास्टली किडनी से फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप हमारा कि हमारे खाने से हमारा जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीनल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो एनिमल बेस्ड डाइट सेकंड स्टेप पे एंट्री लेगी, प्लांट बेस्ड डाइट हमारी थर्ड स्टेप पे एंट्री लेगी और हमें एट द एंड फोर्थ स्टेप पे जाना है ताकि हम फिफ्थ स्टेप पे एब्जॉर्प्शन करा सके कैल्शियम और फॉस्फेट का। ओके, अब साथ ही मैं ये रब कर देता हूँ ताकि आपका डाइट का मैटर खत्म हो जाए कि हमें क्या होगा वो डाइट लेने से, वो डाइट लेने से। तो ये मैं रब कर दिया मैंने। ओके, तो मैंने यहाँ पे बात करी थी कि जो हमारा किडनी के अंदर, किडनी की वजह से एक एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारा, वो है 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। है ना? तो अब आप कहोगे कि किडनी को कैसे पता लगेगा कि अब कैल्शियम, हमें इतना एंजाइम बनाना है कि कैल्सीट्रायल हमारा बने, कन्वर्ट हो, फिर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हो। तो वो डायरेक्टली हमारा, अगर बॉडी के अंदर फॉस्फेट लेवल कम है, अगर बॉडी के अंदर फॉस्फेट लेवल हमारा कम है तो वो डायरेक्टली इसको ट्रिगर करेगा ताकि ये एंजाइम प्रोड्यूस हो और फिर कैल्सीट्रायल बने और फिर बॉडी एब्जॉर्प्शन कराए फॉस्फेट की। कैल्शियम के केस में क्या होगा, इन केस बॉडी के अंदर कैल्शियम कम है, कैल्शियम डायरेक्टली नहीं उसको ट्रिगर करेगा, कैल्शियम इनडायरेक्टली ट्रिगर करेगा। इनडायरेक्टली का मतलब है कि कैल्शियम लो होने की वजह से पहले हमारा पीटीएच हार्मोन एक होता है, पैराथायरॉइड हार्मोन, वो इंक्रीज होगा रिफ्लेक्स में, वो फिर इसको डायरेक्टली ट्रिगर करेगा कि ये एंजाइम बने और हमारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़े, कैल्सीट्रायल बन के। तो एट द एंड फिर ये बनते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर है। किडनी पे के भी 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम हमारा कैसे कम या ज्यादा होगा कि बॉडी के अंदर कैल्शियम या फॉस्फेट ज्यादा है तो ये एंजाइम कम बनेगा, तो कैल्सीट्रायल कम बनेगा और फिर एब्जॉर्प्शन कम होगी। अगर ये कम है तो इस वे में होगी। तो फाइनली वापस आते हैं, अपने थोड़ा एक्स्ट्रा में चले गए थे कि हमारे फोर स्टेप्स हैं। फिफ्थ स्टेप पे हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा था, जीआई एब्जॉर्प्शन कैल्शियम और फॉस्फेट का और रीनल रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये हमारा कैल्शियम का है। अब हम बात करते हैं कि डेफिशिएंसी हमें कैसे होती है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। हमारा जो मेन, जो हमारी जनरल पॉपुलेशन हमें देख रही है कि विटामिन डी के रिगार्डिंग, उनका यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली ना। वो सब थोड़ा सा नॉलेजेबल जो बंदे हैं, मेडिकल बंदे हैं, उनके लिए था। तो डेफिशिएंसी कैसे स्टार्ट होती है विटामिन डी की? अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें कि बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो क्यों गई है, तो उसके रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन है डिक्रीज यूवी लाइट एक्सपोजर और सनलाइट एक्सपोजर।
अगर हम सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं जाएंगे तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल में स्किन के अंडर में जो हमारा 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल था वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा विटामिन डी में। तो सबसे मेन रीजन है यूवी लाइट का, सन एक्सपोजर का कम होना। सेकंड, हमारी डाइट कम होना। हम ओवरऑल खा ही कम रहे हैं या ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें विटामिन है ही नहीं, विटामिन डी है ही नहीं, तो ऑब्वियसली विटामिन डी नहीं होगा, ना वो एब्जॉर्ब होगा और ना वो फाइनली कोलेस्ट्रॉल में जाके स्किन के अंडर में वो रिस्टोर होगा और ना ही फिर यूवी लाइट से वो कन्वर्ट होगा विटामिन डी में। तो सबसे सेकंड आ गया विटामिन डाइट की कमी। दूसरा फैट्स की कमी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था विटामिन डी जो है फैट सोल्यूबल माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो अगर हमारी डाइट में गुड फैट्स, हेल्दी फैट्स नहीं होंगे तो वो अल्टीमेटली विटामिन डी, अगर हम डाइट में ले भी रहे हैं विटामिन डी को, तो फैट्स की कमी के कारण वो सोल्यूबल नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा बॉडी के अंदर। तो हमें विटामिन डी, अगर हम फर्स्ट चीज तो हम विटामिन डी हमें ऐड करना है। दूसरा, साथ में हमें फैट्स ऐड करने हैं, गुड हेल्दी फैट्स, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। आने वाली कुछ वीडियोस में फैट्स से रिलेटेड हम नई वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप जान सकते हैं। तो ये हमारी डेफिशिएंसी के कारण हो गए। और डेफिशिएंसी है क्या, कितने तरह की डेफिशिएंसी हो सकती है? तो बेसिकली काम तो बहुत है विटामिन डी का। देखो इतना बड़ा हमारे बॉडी है, उसके अंदर इतना मेटाबॉलिज्म है, सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, लेकिन जो बेसिकली दो डिजीज हमें देखने को मिलती है वो है रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया। व्हाट इज रिकेट? ये बच्चों में मिलती है, ये अडल्ट्स में मिलता है। दोनों होती कैल्शियम की और फॉस्फेट की कमी की वजह से, विटामिन डी नहीं है तो अल्टीमेटली कैल्शियम और फॉस्फेट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, हमारी बोन्स वीक होती हैं, वो बोन्स की डिजीज है। विटामिन डी की पर्टिकुलर डिजीज नहीं है, ये इनडायरेक्टली है कि वो विटामिन डी की कमी की वजह से हमें कैल्शियम और फॉस्फेट कम एब्जॉर्ब हुआ है, तो उस वजह से ये डिजीज हुई है। बचपन में होगी तो रिकेट्स, अडल्ट्स में होगी तो ओस्टियोमलेशिया। व्हाट इज रिकेट्स? इसमें क्या होता है, बच्चे की जो पैर होते हैं, उनकी हड्डियां होती हैं, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, बैंडिंग होने लगती है, बोइंग जिसे हम बोलते हैं। ये क्यों हो जाती है? कि बच्चों में कैल्शियम और फॉस्फेट इकट्ठा होना स्टार्ट ही हुआ होता है कि ना, कि स्ट्रेंथ के लिए हम कैल्शियम जो हो रहा है, फॉस्फेट जो हो रहा है, बोन को स्ट्रेंथ मिल रही है, उनमें कोलेजन फाइबर काफी ज्यादा होता है। कोलेजन ज्यादा है तो क्या होगा, अगर हमारे कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल कम मिल रहा है हमें बॉडी के अंदर, तो सिर्फ हड्डियों में से ज्यादातर कोलेजन बच पाता है। कोलेजन थोड़ा फ्लेक्सिबल में उसको मदद करता है, तो हड्डियां फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। ऐसे पैर ऐसे आपने देखने को मिलेंगे कि ऐसे गोल हो गए हैं पैर, तो ये बच्चों में मिलती है। ओस्टियोमलेशिया का मतलब है कि बोन स्ट्रेंथ कम हो गई है, बोन स्ट्रेंथ कम हो गई। अगर कैल्शियम और फॉस्फेट अगर लेवल उसका कम है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, खोखली हो गई है बोन, कमजोर हो गई है बोन, तो दैट इज ओस्टियोमलेशिया। लास्टली, हमें कितना अमाउंट विटामिन डी हमें हमारे पास होना बंदे को चाहिए? अगर छोटा बच्चा है, 1 ईयर से कम है ना, 1 ईयर से कम है, तो उसको नीड होती है 400 इंटरनेशनल यूनिट्स की डेली। अगर 1 ईयर से अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर्स का कोई बंदा है तो उसको 600 इंटरनेशनल यूनिट्स, और मोर देन 70 ईयर्स का कोई बुजुर्ग है तो उनको 800 इंटरनेशनल यूनिट्स की नीड होगी, जो कि हम अपनी डाइट से या एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन से पूरा करेंगे। ओके अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या करें हम, अगर हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है, या उसको हम पता कैसे करेंगे? तो सब कुछ नहीं है, कुछ ब्लड टेस्ट आप करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में आपको पता चल जाएगा आपके अंदर विटामिन डी की कमी है या नहीं है। अगर कमी है तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, अपने डॉक्टर से मिलिए। बेसिकली जो मोटा ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूं, डेली सनलाइट एक्सपोजर एट लीस्ट 15 to 20 मिनट्स पर डे,
आप इसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? आप कहेंगे मैं ड्यूटी जाता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, लंच टाइम होता है ड्यूटी में, आप 15 मिनट बाहर वॉक कर लीजिए। अगर ऑब्वियसली ज़्यादा समर सीजन में हम इतना धूप के अंदर नहीं खड़े हो पाएंगे, लेकिन बेसिकली 9 बजे से या 10 बजे से स्टार्ट कीजिए। 3 बजे के बीच में जो धूप होती है, कभी भी आपको लग रहा है कि इसमें मैं जा सकता हूँ, 15 से 20 मिनट आप डेली उसमें वॉक कर लीजिए, फोन पे बात कर लीजिए, कोई चाय पी लीजिए बाहर गार्डन में बैठ के, कुछ भी आप कर सकते हैं। और अगर आपका ऐसा प्रोफेशन है कि आपको बाहर ही जाना है, तो ऑब्वियसली आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सन एक्सपोजर में है, तो स्टार्ट सन एक्सपोजरिंग ना। बेसिकली ये उन फीमेल्स के लिए जो सिर्फ घर में रहती हैं, घर का काम करती हैं, ज्यादा बाहर का उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, तो उनको ये ध्यान रखना है कि हमने 15 से 20 मिनट डेली कुछ धूप में काम करना है, या वॉक करनी है, या खड़े रहना है, या मेडिटेशन करना है, जो भी करना है आपने 15-20 मिनट के लिए करना पड़ेगा। दूसरा आता है सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन से जाने से पहले मैं आपको थर्ड पॉइंट बता दूं। थर्ड पॉइंट है डाइट। नॉर्मल जो हम डेली बेसिस पे हमारा खाना खाते हैं, जो भी डाइट लेते हैं, उसके अंदर कोशिश कीजिए कि फैट्स की मात्रा, हेल्दी फैट्स की मात्रा अच्छी रहे, जितनी बैलेंस डाइट में होनी चाहिए उतनी रहे। साथ में विटामिन डी कि उसमें कुछ कंटेंट्स हो गए विटामिन डी, जैसे प्लांट बेस्ड है, एनिमल बेस्ड डाइट मैंने आपको भी बताई थी, तो वो चीज आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए फैट्स के साथ। साथ ही साथ फिर देखो कैल्शियम हम ले लेंगे, सपोज टू भी हम कैल्शियम का सप्लीमेंट ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं 500 mg 1000 mg, और विटामिन डी की बॉडी के अंदर कमी है, तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होगा ना हमारा, वो इजीली वॉश आउट हो जाएगा, ऐसे एक्सक्रीशन वेस्ट में चला जाएगा। तो इसलिए हमें विटामिन डी को पूरा करना बॉडी के अंदर काफी जरूरी है। साथ के साथ ये नहीं करना कि सिर्फ विटामिन डी ले रहे हैं, अब हमें कैल्शियम की जरूरत नहीं है, फिर बॉडी क्या करेगी? अगर हम डाइट से कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, विटामिन डी हमारा पूरा है, फिर भी हम डाइट में नहीं ले, तो उतना एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो भी कमी, कैल्शियम की कमी आएगी। तो वरना फिर बॉडी क्या करेगी? जो हमारी ऑलरेडी बोन्स है उससे कैल्शियम उठाने या निकालना स्टार्ट करेगी। अगर विटामिन डी की कमी है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या फिर हम कैल्शियम की डाइट ही कम ले रहे हैं, तो बॉडी क्या करना स्टार्ट करेगी? बॉडी जो हमारी ऑलरेडी बोन्स है, इनसे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट करेगी, उनको खोखला बनेगी, जो कि ऑस्टियोमलेसिया में कन्वर्ट होगा एट द एंड जाके। तो हमने क्या करना है? विटामिन डी भी अपने डाइट में रखना है, प्लस में जिसमें ऐसे हमें डाइट लेनी है कि उसमें कैल्शियम भी हो, जैसे मिल्क हो गया ना। और इन दोनों का बेसिकली जो हमें कहां से मिल सकता है, मैंने आपको बता दिया था, प्लांट बेस्ड मशरूम्स हैं, लिवर है, फिश लिवर, ये सब एनिमल बेस्ड जो डाइट होगी। और दोनों को जो कैल्शियम के लिए हमें पता ही है मिल्क, और जो सबको एक प्रोवाइड करेगा वो होगा एग्स। अगर हम एग्स खाना स्टार्ट करेंगे, उसका योक में काफी हद तक विटामिन डी प्रेजेंट होता है, व्हाइट पार्ट में भी होता है। आप एग्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 एग खाइए, अगर आप खा सकते हैं, अगर आपको बिलीव्स अलाउ कर रहे हैं आपके बिलीव्स एग्स को खाने के लिए, तो आप जरूर डाइट में ब्रेकफास्ट में अपना ऐड कीजिए, ताकि आपको विटामिन डी और कैल्शियम की कमी ना हो पाए। और साथ में उसमें फैट भी होता है, तो ओवरऑल हमको एग से मिल जाना है। नहीं खा सकते आप नॉन वेज, तो आप मिल्क लीजिए, मशरूम खाइए, है ना, काफी चीजें हैं, ऐसे करके बैलेंस हो जाएगा। और अगर फिर भी हम टेस्ट कराते हैं, हम देखते हैं कि आजकल अबाउट 50-60% पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी आनी ही आनी है, तो उसमें हम क्या करें? वो आप मेरे को बताएं कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। कि डाइट से हम ले रहे हैं, हम डाइट अच्छी ले रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा कुछ, हम विटामिन डी का भी ध्यान रख रहे हैं, कैल्शियम का भी ध्यान रख रहे हैं, फैट्स का भी ध्यान रख रहे हैं, फिर भी टेस्ट करा रहे हैं, विटामिन डी कम आ रहा है। तो उसमें हमारे लिए ऑप्शन है, सनलाइट एक्सपोजर को हम बढ़ा सकते हैं, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर हमने ये सब डाइट ले ली है, एब्जॉर्ब हो गया, कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में बन गया है, उसके बाद उसको यूटिलाइज कैसे करना है, वो हमारा सन एक्सपोजर से होगा, जो कि अल्टीमेटली D3 बनाएगा, कैल्सिट्रायल बनाएगा। इन सब के बाद भी अगर नहीं होता है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और सप्लीमेंटेशन पे फोकस कीजिए। हमारे पास काफी ऐसे आते हैं, लिक्विड सोर्स आते हैं विटामिन डी के लिए, उनको आप ले सकते हैं एज योर डॉक्टर एडवाइस और न्यूट्रिशनल एडवाइस। तो ये सप्लीमेंटेशन लास्ट पॉइंट आता है, और इस चीज का आपने खासकर ध्यान रखना है। आजकल काफी लोगों को 40-50% लोगों को इस चीज की जरूरत पड़ रही है, पर अगर आपके टेस्ट में कमी है, आप इसको जरूर ऐड करें, सप्लीमेंट को ना एज अ मेडिसिन ऐड कीजिए, या एज अ प्रिवेंशन क्योर के लिए ऐड कीजिए। लेकिन जो मेन बात आती है, अगर हम सप्लीमेंट ऐड कर रहे हैं, डाइट से इतना नहीं होगा कि हमने डाइट से इतना खा लिया, इतना ज्यादा हाई एक्सपोजर हो गया, विटामिन डी की टॉक्सिकेशन हो गया,
नहीं होगा, डाइट से इतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे जो वेजिटेरियन डाइट है जो कि इंडिया पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन है, वो उसमें इतना विटामिन डी के लेवल नहीं होते हैं कि वो उसको ज़्यादा बढ़ा दे हमारे विटामिन डी लेवल्स को ना, इंटॉक्सिकेशन करते हैं विटामिन डी की। इंटॉक्सिकेशन होगी सिर्फ सप्लीमेंटेशन से हो सकती है, हालांकि 1% चांसेस हैं, लेकिन जो बेसिकली इंडिया में देखने को मिल रहा है वो सप्लीमेंटेशन से। आजकल क्या हो रहा है, सब रैंडमली खा रहे हैं कि 6 हफ्ते के लिए, 10 हफ्ते के लिए, 8 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए मैं सप्लीमेंट ऐड करता हूँ विटामिन डी का, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर कमी। या तो खुद सेल्फ डॉक्टर बन गए हैं, गूगल डॉक्टर बन गए हैं, एआई से देख रहे हैं, लेकिन मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको बताएंगे कितने दिनों तक आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हो, और कितने दिनों के बाद आपने ये ब्लड टेस्ट रिपीट कराना है देखने के लिए कि आपके लेवल कितने इंक्रीज हुए हैं। और अगर फिर भी ब्लड लेवल इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, कि कुछ और रीजन है, मैंने आपको 5 स्टेप बताए हैं विटामिन डी एब्जॉर्प्शन के या बनने के, उनमें कहाँ कमी है वो सब हमें ब्लड टेस्ट से या इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा, वो आपका डॉक्टर अच्छे से बता पाएगा। तो आपने क्या करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना और सप्लीमेंट पे ध्यान देना है। इंटॉक्सिकेशन से बचना है हमें। जितने फायदे कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंटेशन नहीं हेल्प करेगा, उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर उस विटामिन डी की इंटॉक्सिकेशन हो रही है। काफी ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस में विटामिन डी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और काफी ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इंटॉक्सिकेशन पे मैं आता हूँ, विटामिन डी की इंटॉक्सिकेशन, जो कि हर एक ट्रीटमेंट के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि उससे इंटॉक्सिकेशन ना हो जाए, हम उसको जितनी बॉडी को नीड थी उससे ज्यादा ना ले लें। क्योंकि मैंने काफी रैंडमली देखा है कि बंदों ने स्टार्ट किया सप्लीमेंटेशन, फिर उसको बंद ही नहीं कर रहे हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, लेकिन बस के डॉक्टर के पास जाना नहीं है, कंसल्ट नहीं करना है, बिना टेस्ट कराए कि हाँ एक बार डॉक्टर ने बोला था आप ये लेते रहे। आजकल सब में कमी है, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है ना। अगर इंटॉक्सिकेशन होती है विटामिन डी की ड्यू टू रैंडम सप्लीमेंटेशन, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। एक तो उसमें सबसे पहले स्टोन्स, बोन्स, एब्डोमिनल बोन्स, न्यूरल क्रॉन्स। ये काफी राइम बन गई है, इसका मैं आपको बताता हूँ। स्टोन्स, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा विटामिन डी के इंटॉक्सिकेशन से, तो हमारे रीनल स्टोन्स होने के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं। अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा अमाउंट में विटामिन डी या कैल्शियम ले रहा है बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के अपनी मर्जी से, तो उसको चांसेस हैं रीनल स्टोन्स हो जाएंगे, अगर वो एक्स्ट्रा अमाउंट में ले रहा है, इंटॉक्सिकेशन हो गई है। साथ ही साथ देखने को मिला है एक बड़ी थेरेपेटिक विंडो काफी मायने रखती है कि अगर हम उससे कम लेंगे तो भी हमें बीमारी हो रही है, अगर उससे ज्यादा इंटॉक्सिकेशन की तरफ जाएंगे तो भी हमें बीमारी हो रही है। तो ये चीज विटामिन डी के साथ और कैल्शियम के साथ देखने को मिली है। अगर हम ज्यादा इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं विटामिन डी और कैल्शियम से, तो ऑस्टियोमलेशिया होने के चांसेस अगेन हो जाते हैं, कमी में भी और इंक्रीज में भी। तो हमें नॉर्मल बीच में अपने लेवल्स को मेंटेन करना है ताकि हमारी बोन स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। ऑस्टियोमलेशिया होने के चांसेस हैं। एंड नाउ व्हाट इज एब्डोमिनल बोन्स? एज वी ऑल नो, मेडिकल स्टूडेंट्स या मेडिकल फैटर्निटी जो अगर सुन रही है तो वो जान पाएंगे, जो भी हमारी कॉन्ट्रैक्शन है वो कैल्शियम की हेल्प से होती है। तो जो हमारी स्मूथ मसल्स है एब्डोमेन की या जीआई ट्रैक की, वो क्या करेगी, वो कॉन्ट्रैक्शन में आना स्टार्ट होगी और उससे पेन होगा, काफी दिक्कतें होंगी, उनको हम बोलेंगे एब्डोमिनल बोन्स। एंड व्हाट इज न्यूरोनल बोन्स? जो विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन होगा तो उससे क्या होगा, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनकी जो फायरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, न्यूरल डिप्रेशन होगा। हमारी जो लोकल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो नसों की दिक्कतें आएगी, जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो अच्छे से नहीं आएंगे और काफ़ी चीज़ों में दिक्कतें होगी न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करने में हमारे सिग्नल्स। तो वो न्यूरोनल या न्यूरल डिप्रेशन होगा।
तो हमें सिर्फ ये नहीं ध्यान रखना है कि विटामिन डी की कमी हो रही है तो हमें क्या करना है, हमें साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम एक्सेस अमाउंट में या बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के या बिना किसी फ्लो चार्ट के, बिना किसी एडवाइस के, अगर हम अपनी खुद की मर्जी से एक्स्ट्रा विटामिन डी या कैल्शियम सप्लीमेंट लेंगे तो उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो हमने अपने बॉडी को फिट रखना है, नॉर्मल लेवल में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को रखना है। उसके लिए हमें कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। कॉन्शियस कैसे होना है, ज्यादा कुछ नहीं करना कि डेली हमें एक्टिविटी करनी है, डाइट बैलेंस डाइट लेनी है। अगर कुछ हम ब्लड टेस्ट करा के, एनुअली ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, अगर उसमें हमें कमी दिख रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने सप्लीमेंटेशन हम ऐड कर सकते हैं। और डेली सन एक्सपोजर 15 to 20 मिनट्स सन एक्सपोजर, दिस विल हेल्प यू। होपफुली आप लोगों को ये मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी वे में समझ आया हो और आप उस चीज को फॉलो कर सके। मैंने इसमें आपको डाइट का ही बता दिया, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी बता दिया, डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है और इंटॉक्सिकेशन से क्या हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।